हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वेब पर। साथियों, आज जो क्लास रहने वाली है वो है आपकी सामाजिक सुरक्षा के बारे में। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपका सामाजिक सुरक्षा है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं एमसीक्यूज में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो उन साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है जिन साथियों ने यूपीएससी ईपीओ का फॉर्म भरा है और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सामाजिक सुरक्षा को डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और ये आज आपका पार्ट 1 है। इसके अलावा ये जो आपकी वीडियो होगी, ये आप कह सकते हो ये सब्जेक्ट होगा, ये हम लोग 2 से 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नई वीडियो आपकी आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी यूपीएससी ईपीओ की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं मात्र 449 में ये बैच, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराने वाले हैं, जिसमें आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे और टॉपिक वाइज क्विज भी कराए जाएंगे। ये बैच हमारा 15 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और लगभग 50 क्लास आपकी कंप्लीट भी हो गई हैं। जैसा आप सभी को पता है कि आपका क्या है, 30 नवंबर को एग्ज़ाम भी आपका होने हैं। तो यदि आप अभी बैच परचेस कर सकते करे कोई, तो क्या होगा, 50 क्लास है, कोई ज़्यादा क्लास नहीं है, आप कवर कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। इस बैच में हम आपको हिंदी मीडियम में सारा कुछ कवर कराएंगे, चाहे आपका इंडस्ट्री रिलेशन हो गया, लेबर लॉ हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सब आपको हम हिंदी माध्यम में कराने वाले हैं। इसके अलावा जो आपके क्लास नोट्स रहने वाले हैं वो भी आपके हाई क्वालिटी के नोट्स होंगे और सब हिंदी माध्यम में रहने वाले हैं। तो यदि आप बैच को परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं, ये दिए गए नंबर हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी बैच की क्वेरी करनी हो आप क्वेरी कर लीजिए और बैच को परचेस कर लीजिए और अपनी तैयारी को यूँ ही आगे बढ़ाइए और तैयारी को मजबूत करिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। तो सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति को विभिन्न आकस्मिकताओं से होने वाले आर्थिक संकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, सेमी लग रहा है। तथा उसके लिए राष्ट्र की भुगतान क्षमता के अनुकूल न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करती है। परिभाषित किया गया है, तो सामाजिक सुरक्षा को ये परिभाषित किसने किया है, ये परिभाषित किया है तो आपका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सामाजिक सुरक्षा को ये परिभाषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, इसने ये कहा है कि सामाजिक सुरक्षा को न्यूनतम जीवन स्तर और आकस्मिक परिस्थितियों में सुरक्षा से जोड़ा जाए, ये आईएलओ का कहना है। इसके अलावा यदि लोग बात करेंगे WH वाटकिंसन की या लॉर्ड विलियम बेवरिज की, इन्होंने भी सामाजिक सुरक्षा पर काम किया है। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे मानक परिभाषा की बात करेंगे या औपचारिक परिभाषा की बात करेंगे, तो भी हम लोग क्या करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी नाम लेना पड़ेगा। यदि इन लोगों दोनों ने काम किया है, बट यदि मानक परिभाषा की बात आएगी तो आपको आईएलओ ही चूज करना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सामाजिक सुरक्षा की पद्धतियां हैं। तो इनमें से सामाजिक सुरक्षा की पद्धतियां कौन सी? ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता, सार्वजनिक या सामाजिक सेवा या उपयुक्त सभी। तो सही इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही क्या है, ये सामाजिक सुरक्षा की पद्धतियां हैं। देखिए, जैसे हम लोग बात करें सामाजिक बीमा की, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो मजदूर होता है और नियोक्ता होता है, दोनों अपना कुछ कुछ अंशदान देते हैं, जिससे कि आपका सामाजिक बीमा बनता है। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं क्या है, मजदूर व नियोक्ता दोनों अंशदान देते हैं, दोनों अंशदान देते हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझो, जैसे आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सामाजिक बीमा के अंतर्गत आते हैं। वही हम लोग बात करें जैसे सामाजिक सहायता के बारे में, तो इसमें क्या होता है, सरकार जो होती है अपने कर राजस्व से सहायता प्रदान करती है। तो क्या होती है, सरकार अपने कर राजस्व से, किससे? कर राजस्व, जो सरकार कर वसूलती है उससे लोगों की सहायता करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप बात करो, जो आपकी विधवा पेंशन होती है,
या आपकी वृद्धा पेंशन हो गई, या आप कह सकते हो विकलांग पेंशन हो गई, विकलांगजनों की सुविधाएं होगी, उनकी सहायता करना, ये सब किसमें आता है, तो ये सामाजिक सहायता के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपकी सामाजिक सुरक्षा हो गई। इसके अलावा हम लोग बात करें सार्वजनिक या सामाजिक सेवा के बारे में, जो आपका पब्लिक सेक्टर होता है, तो उसमें हम लोग बात करें सरकार जो होती है नागरिकों को सुविधा प्रदान करती है। जैसे लाइक कि आप कह सकते हो सरकारी अस्पताल, क्या आपका सरकारी अस्पताल, ये सब किसमें आता है, तो ये आपका सार्वजनिक और सामाजिक सेवा में आता है। क्या है, सार्वजनिक और सामाजिक सेवा में आता है अस्पताल। इसके अलावा शिक्षा होती है वो भी इसके अंतर्गत आती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन आगे देखने से पहले आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान में जो अभी क्लास चल रही है इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे एग्जाम वेब, तब भी आप देख सकते हो एग्जाम वेब हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हो। और जो आपकी पीडीएफ है इसको आप प्राप्त कर सकते हो जो वर्तमान में आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, और फिर भी आपको कोई तकलीफ आती है तो ये मेरा नंबर है, आप संपर्क कर लीजिए, आपको सारी क्वेरी में क्लियर कराऊंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, शाही श्रम आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। शाही श्रम आयोग यानी रॉयल कमीशन ऑन लेबर, इसका गठन कब किया गया था। देखिए इसका जो गठन है तो ये गठन किया गया था किसके द्वारा, तो ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। तो भारत में औद्योगिक मजदूरों की स्थिति खराब होने के कारण ब्रिटिश सरकार क्या करती है, ये कानून लाती है। कौन सा कानून, रॉयल कमीशन ऑन लेबर कानून लाती है, इसकी स्थापना करती है। और इस कानून की स्थापना कर सकती है, आप कह सकते हो कि जो जो आयोग होता है, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये चीज़ आपको याद नहीं, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का नाम है आपका JH विटली, या आप कह सकते हो वेटली। ठीक है, ये आप कह सकते हो, तो इसके अध्यक्ष का नाम ये था। तो इस आयोग की बात करें तो ये आयोग क्या कहता है, तो इस आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था, जो यह रिपोर्ट में बताया गया था जो मजदूरों के कार्य होते हैं उनकी कार्य स्थिति क्या होती है, उनको वेतन किस हिसाब से दिया जाता है, उनको काम है उनके घंटे कितने होते हैं। इसके अलावा जो कारखाना होता है, फैक्ट्री होती है, उसमें महिलाएं जो हैं वो किस प्रकार से काम करती हैं, वहाँ पे बाल मजदूरी किस प्रकार से होती है, ये सब बताया गया था, इस रिपोर्ट में बताया गया था। और यही रिपोर्ट आगे चल के क्या बनती है, जो हमारे श्रम कानून बनेंगे इसका आधार भी बनती है। जैसे आपकी जो फैक्ट्री एक्ट है या आपका पेमेंट ऑफ बैगेज एक्ट है, ये सब किसके आधार पर है, तो ये शाही श्रम आयोग के आधार पर है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, जो शाही श्रम आयोग है इसका गठन कब किया गया था, तो वर्ष 1929 में किया गया था। कब, वर्ष 1929 में किया गया था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जब ये समाप्त हो गया था तब क्या है, आपका ILO की स्थापना की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो एक संधि हुई थी। देखिए जब आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तब एक संधि होती है जिसका नाम होता है वर्साई की संधि। क्या है, वर्साई की संधि। तो इसी संधि के अंतर्गत क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआत में जब इसकी स्थापना की गई थी तब ये किसके अंडर काम करता था, तब ये लीग ऑफ नेशन के अंडर काम करता है। लीग ऑफ नेशन की एक शाखा थी, किसकी, लीग ऑफ नेशन की, लीग ऑफ नेशन की। लेकिन फिर क्या होता है, जब द्वितीय विश्व समाप्त होता है तब आपका 1945 में, कब, 1945 में UN का गठन होता है। यूएन आपकी क्या है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसकी स्थापना होती है, UN की स्थापना होती है यूनाइटेड नेशन की। और इसके बाद 1946 में, कब, 1946 में क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है इसके अंडर आ जाता है, फिर इसकी देखभाल में ये आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ए सही आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व की समाप्ति के बाद अंतरराष्ट्रीय श्रम आयोग की या श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सहायता कार्यक्रमों का उदाहरण नहीं है। तो सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो होते हैं वो लोग क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास धन नहीं है या जिनको जरूरत है उनके लिए होते हैं। कोई धनी परिवारों की सहायता के लिए सामाजिक सहायता नहीं की जाती है। तो सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। धनी परिवारों की सहायता ये कोई उदाहरण नहीं है। धनी परिवार में क्या पता आपके पास, उसके पास इतना पैसा हो कि आपके पास जो सामान है उसको वो खरीद ले। तो धनी परिवारों की सामाजिक सहायता नहीं की जा सकती है, अन्य लोगों की सामाजिक सहायता की जा सकती है। आगे देखिए, कर्मचारी पेंशन योजना किस वर्ष लागू की गई थी। कर्मचारी पेंशन योजना, देखिए जो कर्मचारी पेंशन योजना है
ये आपके ईपीएफओ के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई? तो वर्ष 1995 में। कब? वर्ष 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जब की गई तो इसका उद्देश्य रखा गया था जो कर्मचारी हैं उनके जो आश्रित हैं उनको वृद्धा पेंशन देना, उनके परिवार को पेंशन देना, मृतक आश्रित जो भी आपके हैं मृतक आश्रित पेंशन देना, ये सब किसके अंतर्गत आता था? तो ये आपका कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आता था। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? बी सही आंसर हो जाएगा। 1995 में कर्मचारी पेंशन योजना की स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। भारतीय उद्योग की श्रमिक समस्या यानी आप कह सकते हो लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन आपकी है इंडस्ट्री, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हैं बीवी गिरी। बीवी गिरी ने ये आपकी पुस्तक लिखी है। और इनके बारे में बात करेंगे तो ये हमारे जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। कौन से थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। तो ये आपको याद रखना है, चौथे राष्ट्रपति। और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है? तो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है भारतीय उद्योग की श्रमिक समस्याएं, या आप कह सकते हो लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री। ये आपकी इनकी पुस्तक थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं, डायनेमिक्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर कौन होगा? तो सही इसका आंसर होगा वो है आपका डॉक्टर जी.सी. गैलन। कौन है? डॉक्टर जी.सी. गैलन। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रसूता स्त्री यानी कौन है? आपकी जो है प्रसूता स्त्री कौन होती है? जो जिस स्त्री का क्या हो गया हो, डिलीवरी हो गई हो, मतलब जिसका बच्चा हो गया हो, ठीक है। तो प्रसूता स्त्री श्रमिक को बच्चे को दूध जो आपका दुग्ध पान है कराने के लिए कितने महीनों के होने पर प्रतिदिन निर्धारित अवधि के लिए 2 अंतरालों की व्यवस्था आवश्यक है? या आप कह सकते हो जो प्रसूता स्त्री है जो अपने बच्चे को दुग्ध पान कराती है, ठीक है, तो उसको कितने महीने बाद 2 अंतराल की आवश्यकता होगी ताकि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके? तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो वो आपका होगा 15 महीने। 15 महीने के बाद उसे क्या होगा? 2 अंतरालों की आवश्यकता होगी। सही आंसर क्या होगा हमारा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। स्त्री श्रमिक को प्रसूति हितलाभ के लिए अपने नियोजक के प्रतिष्ठान में बच्चे के जन्म से संबंधित दिन के शीघ्र पहले ही 12 महीने की अवधि में के कम से कम 80 दिनों तक वास्तव में काम करना आवश्यक है। यह कथन संबंधित है। आप उसको मैं सिंपल करके बताता हूँ। मान लीजिए 1 साल है, ठीक है, आज से लेके पिछले 1 साल तक कोई महिला है, उसने क्या किया, काम किया है 80 दिनों तक। कोई भी आप 80 कार्य दिवस मान सकते हो। उसने यदि कार्य किया है तो उसमें क्या होगा, आज आपको उसके उस बच्चे की क्या जो महिला है, ठीक है, आज उसकी डिलीवरी डेट है, तो उसको क्या होगा, तो उसको क्या दिया जाएगा? मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। तो बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि क्या होगा, उसने 80 दिन यदि काम किया है, 12 महीने में यदि उसने 80 दिन काम किया है तो उसको ये लाभ मिलेगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961। इसमें ये कहा गया है कि वह महिला कर्मचारी प्रसूति लाभ के लिए पात्र होगी जब डिलीवरी के पहले ही 12 महीने में कम से कम उसने 80 दिन काम किया हो, ठीक है। तो क्या होगा, वह महिला इसके लिए पात्र होगी। सही आंसर क्या होगा हमारा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रसूति हित लाभ अधिनियम के अंतर्गत एक स्त्री श्रमिक को अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी दी जा सकती है? कितने दिनों की छुट्टी दी जाती है? सही इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 सप्ताह। क्या होगी? 26 सप्ताह की उसको मैक्सिमम छुट्टी दी जा सकती है। कब? ये देखिए, इसके बारे में एक बात बताऊँ। जब आपका क्या था, जब आपका मैटरनिटी लीव जो आपकी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था 1961, तो उसमें जो ये बताया गया था उसमें 12 सप्ताह यानी 84 दिन की छुट्टी दी गई थी। लेकिन आपका 2017 में संशोधन होता है और इसी जो 12 सप्ताह इनको बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, तो इनको बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया जाता है। और ये 26 सप्ताह होंगे, ये 8 जो सप्ताह होंगे, कितने? 8 सप्ताह। ये आपके क्या होंगे? ये प्रसव से पहले दिए जाएंगे, प्रसव से पहले। और जो बाद में की 18 सप्ताह है ये प्रसव के बाद दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा इसका? 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। निम्नलिखित में से कितनी स्त्री श्रमिकों की संख्या होने पर शिशु कक्ष की व्यवस्था होती है? मतलब एक कंपनी में कितनी स्त्री श्रमिकियां ऐसी हो
मतलब एक मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट आप कह सकते हो कि इनके होने पर आपको क्या करना होगा, एक शिशु को अच्छे रखना ही होगा। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका सी 60। 60 इसका सही आंसर हो जाएगा, कम से कम 60 स्त्रियां होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अटल पेंशन योजना का स्वरूप है। अटल पेंशन योजना का स्वरूप आपको बताना है। देखिए, गारंटीकृत पेंशन योजना बिल्कुल गारंटीकृत पेंशन योजना होती है। इसके अलावा स्वयं की व्यक्तिगत पेंशन योजना बिल्कुल होती है, स्वयं के द्वारा चालू की जा सकती है। अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान या एबीसी योजना बिल्कुल, ये भी सही है आपका। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। वही हम लोग बात करेंगे जो अटल पेंशन योजना है, इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 2015 में। कब? 2015 में इसकी शुरुआत होती है। तो ये चीज़ आपको याद नहीं है, शुरुआत इसकी कब हुई है? 2015 में शुरुआत इसकी हुई थी अटल पेंशन योजना की। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अटल पेंशन योजना का संचालन कौन करता है? तो अटल पेंशन योजना का संचालन है, ये इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ये करता है, ठीक है, PFRDA। ठीक है, PFRDA इसकी संचालन करता है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होता है? तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या होगा? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये इसका संचालन करता है। सही आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, ये फ्रेडा है, ठीक है, PFRDA, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे देखिए, 18 जो आपकी अटल पेंशन योजना है, इसके लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु है। तो अटल पेंशन के पात्र, जो अटल पेंशन योजना है, इसके पात्र होने के लिए आपकी आयु कितनी हो जाए? तो मिनिमम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी कितनी हो चाहिए? 40 वर्ष होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ये सही आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम और अधिकतम पेंशन लाभ कितना है? तो न्यूनतम आपको 1000 रुपये मिलता है और अधिकतम आपको 5000 रुपये मिलते हैं। फिर आपने किस प्रकार से पैसे जमा किए हैं उसके हिसाब से आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ये आपको मिलते हैं। सही आंसर क्या होगा हमारा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक प्रकार है, तो एक प्रकार किसका है उसको हम लोग देख लेते हैं। ऋण योजना का, जीवन बीमा योजना का, पेंशन योजना का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये जीवन बीमा का योजना है, ठीक है, जीवन बीमा योजना की आप कह सकते हो एक प्रकार है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर हो जाएगा, बी। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए न्यूनतम और अधिकतम, ये मान आपकी आयु पूछी गई, न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी होती है? तो जो आपकी न्यूनतम आयु होती है वो आपकी होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 50 वर्ष होनी चाहिए। तो ये इसके लिए एलिजिबल होता है। तो सेम क्यों हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। आया क्वेश्चन देखते क्या हमारा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम है, तो भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम कितना होता है? तो ये आपका होता है 330 रुपये होता है। कितना होता है? 330 रुपये होता है। 20 का सही आंसर होगा कौन सा? बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। प्रधानमंत्री जीवन जीवन बीमा योजना के तहत, जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मृत्यु लाभ है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने ये बीमा योजना ले रखी है, लेकिन वो क्या करता है, वो व्यक्ति बीच रास्ते में मर जाता है, मतलब उसका देहावसान हो जाता है। तो आपको उसको लाभ कितना मिलेगा? जो आपका बीमा का लाभ कितना मिलेगा? तो बीमा का लाभ मिलेगा इसको 2 लाख रुपए लाभ मिलेगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बीमा का लाभ कितना होगा? 2 लाख इसको लाभ मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना की कवरेज अवधि क्या है? कवरेज अवधि आपको बतानी है ये कितनी है। तो इसकी सही आंसर रहने वाला वो है 1 जून से 31 मई तक इसकी होती है। 20 का सही आंसर होगा, यानी पूरे साल। आगे क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है। किसी विधान के अंतर्गत किसी प्रकार के अंशदान या कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस विधान के अंतर्गत नहीं होती? तो आपका होता है प्रसूति हित लाभ अधिनियम और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या होता है? इन्हीं दोनों को ही, दोनों की अंशदान की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या हमारा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये क्या योजना है? तो ये दुर्घटना बीमा योजना है। क्या है?
दुर्घटना बीमा योजना है। तो ये सुरक्षा से आपको समझ में आना चाहिए, सुरक्षा कैसे, सड़क से सुरक्षा होनी चाहिए। 20 का सही आंसर होगा। साथियों पुनः आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं वो 440 रुपये में हमारा बैच परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस आपको इतना ही बताऊंगा कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे आपके लेबर लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब किसमें है, ये सब के हिंदी में रहने वाले हैं। और यदि आप हिंदी में तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए 450 में बहुत ही अच्छा बैच है, इसमें आपको परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नामांकन हेतु अधिकतम आयु कितनी है? तो अधिकतम आयु आपकी 70 वर्ष होनी चाहिए। सही आंसर क्या होगा? डी का सही आंसर होगा 70 वर्ष। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मृत्यु लाभ क्या है? जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है आपकी, ठीक है, बीमा सुरक्षा योजना है, इसके अंतर्गत यदि मृत्यु हो जाती है इसके अंतर्गत तो कितना लाभ मिलेगा? तो 2 लाख रुपए का लाभ मिलता है। कितना? 2 लाख रुपए का लाभ मिलता है। ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर नहीं की जाएगी? देखिए साथियों, यदि कोई व्यक्ति क्या है फांसी लगाकर मर जाता है, अपने आप को आग लगाकर मर जाता है, या फिर यह कह सकते हो जो व्यक्ति आत्महत्या करके मर जाता है उसको क्या होगा, उसको ये लाभ नहीं दिया जाएगा, उसको ये लाभ नहीं दिया जाएगा। सही आंसर क्या होगा हमारा? तो सही आंसर होगा हमारा सी, आत्महत्या के कारण मौत। ये क्या है, इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कवर नहीं की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा है। सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम किसान योजना की घोषणा की है। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य ये कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के से इसका तात्पर्य भी, इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। प्रधानमंत्री किसान कार्यक्रम के तहत जो लाभार्थी हैं उनके पास कितने हेक्टेयर तक खेती योग्य बनी होनी चाहिए? तो सही आंसर रहने वाला है 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर तक इनकी है खेती बनी रहनी चाहिए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा दिए कितनी कितनी राशि है इसका प्रत्यक्ष आय समर्थन मिलेगा? तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा हमारा 6,000 रुपये प्रत्यक्ष समर्थन मिलेगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्लास को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। आज क्लास में हम लोग क्या किया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए हैं और ये एमसीक्यू आपके क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम में आते हैं और लगभग आप कह सकते हो कितना, तो लगभग आप 10 क्वेश्चन हमारा ऐसे मान लो 5 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, जो अगला जो आपका चैप्टर होगा या आपका अगली क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।